अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आला सतह इजलास कल से न्यूयॉर्क में शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देंगे। इस सिलसिले में कानून साजी की जाएगी। अपोजिशन इलेक्शन इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है, उन्हें कौम को जवाब देना होगा। विफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ कागज़ का बैलेट पेपर भी मौजूद है। हमारा निज़ाम फिलिपाइन के इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ज़्यादा बेहतर है। फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से वोटर के एतमाद में इजाफा, इलेक्शन पिटिशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क में कोई मुहाजिर कैंप कायम नहीं किया गया, न ही नए अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। 31 अक्टूबर के बाद 2 पासपोर्ट रखने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन को दावत देता हूँ कि हुकूमत के साथ बातचीत करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7.25% कर दिया गया। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन का कीवी टीम के दौरे पाकिस्तान की अचानक मनसूखी पर इजहार अफसोस। इस तरह दौरा खत्म होना शर्म की बात है। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। दूसरे ममालिक की तरह यहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट की जरूरत है। केवी कायद केन विलियमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।
तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 76वां आला सतह इजलास कल से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। इजलास 27 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो बयान के जरिए जनरल असम्बली इजलास से पॉलिसी खिताब करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क में हमेशा मौसर और तामीरी किरदार अदा किया है। इदारे को इलाकाई और आलमी मसाइल से निबर्द आज़मा होने और दीगर चैलेंजेस पर काबू पाने के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुआविनत फराहम की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पॉलिसी खिताब और वज़ीर ख़ारजा के न्यूयॉर्क के दौरे से पाकिस्तान के सफारती सतह पर अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और दीगर इदारों के साथ राबते को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान के ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती, पायदार तरक्की और दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ के एहतराम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी किरदार की हिमायत का इरादा है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदारान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशंस समेत मुतअद्दिद फ़ोरम्स में शिरकत और इज़हार ख़याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। अमरीका के मारूफ सहाफ़ी, सियासी मुबस्सर और रेडियो टीवी प्रोड्यूसर ग्लेन बेक ने अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से तकरीबन 1000 गैर मुल्कियों के इनख़ला में किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को शानदार ख़राज तहसीन पेश किया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अपने बयान पर मबनी खत और ट्वीट्स में अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक ने कहा कि हमने गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दुनिया भर के लीडरों, सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी से मदद तलब की, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई रही। सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमारी दरख्वास्त पर फौरी रद्द अमल करते हुए मदद देने पर रजामंदी जाहिर की। ग्लेन बेक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रंगो नस्ल, मजहब और सकाफत को बलाए ताक रखते हुए बेगुनाह लोगों को बचाने में कायदाना किरदार अदा किया। किसी दूसरे आलमी लीडर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमारी दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर अपने लोगों को हिदायत की कि वो अमरीकी शहरियों समेत मज़ार शरीफ में फंसे अफराद के इनखला के लिए इक़दामात करें। लोगों की जिंदगियां बचाने के सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों को तस्लीम किया जाना चाहिए। ग्लेन बेक ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अमरीका का अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की सब सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कोई मुहाजिर कैंप कायम नहीं किया गया, ना ही नए अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद 2 पासपोर्ट रखने की इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान से हमने 16,000 लोगों का इनखला किया है, जिनके 2 पासपोर्ट हैं, जिनके 2 ID कार्ड हैं, वो अपने और जिनकी एग्ज़िट, जिनका वीज़ा ओवर हो चुका है, कैबिनेट में समरी भेज रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक या 31 अक्टूबर तक उनको छूट दे दी जाए कि वो जौन सा शनाख्ती कार्ड जो है या जो पासपोर्ट है वो विड्रॉ करना चाहें तो दूसरे पासपोर्ट की उनको इजाज़त होगी। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने क्या फ़ैसला किया, तो अब कौम को अफसोस ज़रूर है, दुख ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन को दावत देता हूँ कि हुकूमत के साथ बातचीत करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन में इस्तेमाल के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते चलें। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन में इस्तेमाल की तारीख के हवाले से इंतहाई अहम डाटा शेयर किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से वोटर्स के एतमाद में इजाफा,
इलेक्शन पिटिशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। सदर ममलकत ने कहा कि वोटिंग मशीन के साथ कागज़ का बैलेट भी मौजूद है और हमारा निज़ाम इससे भी ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से फ़िलीपींस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से शेयर की गई मालूमात को दोबारा ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक फ़िलीपीन का डाटा जानबूझकर निकाला गया? इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात साफ शफाफ करवाने में मदद मिलेगी। अपने एक ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बर वक्त फॉर्म 45 मिलेगा और कोई वोट मुस्तरद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का ठप्पा माफिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालफत इसलिए कर रहा है क्योंकि EVM से धांधली का रास्ता बंद हो जाएगा। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद केसेस चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से बहुत सी बातें सीगा राज में हैं। इस्लामाबाद में मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आज़म स्वाति ने कहा कि तरीक़ाकार के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का पास है, वरना मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती न होती। इंतखाबात में शफाफियत के वादे को पूरा करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि EVM और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत आगे बढ़ रही है। फ़िलीपींस में EVM के तहत होने वाले इंतखाबात का मुशाहिदा अपोजिशन रहनुमाओं ने भी किया। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत EVM के इस्तेमाल से शफाफियत के अलावा कोई और मकसद हासिल करना चाहती है। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि अपोजिशन अवाम को बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों खौफजदा है। फ़िलीपीन में तीसरे इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM के जरिए हुए हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7.25% कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इलेक्शन में भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और कश्मीर अवाम पर जुल्म सितम की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की कामयाबी ने साबित किया है कि अवाम हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर एक हकीकी मानों में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आला ने कहा कि जुल्म तशद्दुद के जरिए कश्मीरियों को दबाने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल में ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से IG पंजाब राव सरदार अली ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन अमान के क़याम समेत दीगर उमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने ख़वातीन और बच्चों के साथ जराइम के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। गवर्नर ने ख़वातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के मुजरमों के मुकदमात की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए आज़ान मगरिब सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہے. ناظرین, مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خطے کا امن صرف کشمیر کے تنازع کے حل سے ہی وابستہ ہے. کئی دہائیوں سے حل طلب تنازع اب دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے. جی ہاں رضوان, اور عالمی ادارے بھارت کے اصل چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے حال ہی میں ایک ڈوسیے بھارتی مظالم اور سازشوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے. نمرہ سہیل کی رپورٹ دیکھیے.
पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अक़वाम आलम को ये बताया जा रहा है कि भारत तमाम तर कवानीन को पस पुष्ट डालकर गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां बखेर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारतीय जुल्म और बर्बरियत को दुनिया के सामने लाने के लिए जो डोजियर पेश किया है, इसमें इज्तमाई कब्रों के बारे में तफसीलात भी शाया की गई हैं। गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इज्तमाई कब्रों में दफन अफराद के DNA टेस्ट करवाने के लिए भारत पर बारहा दबाव डाला गया। भारतीय धर्मी अपनी जगह पर कायम है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को भारतीय मजालिम से आगाह करने के लिए जो डोजियर जारी किया, इसमें बताया कि 8,652 गैर तस्दीक शुदा कब्रों में से 154 में 2 अफराद दफन हैं। डोजियर में दिल दहला देने वाले हकाइक से पर्दा उठाते हुए ये भी बताया गया कि इज्तमाई कब्रों में से 23 ऐसी हैं जिनमें 17 अफराद भी दफन हैं। 1185 अफसर और जवान कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मुलविस हैं। इन दरिंदों के नाम और यूनिट्स भी पाकिस्तान ने अपने डोसियर में जारी किए हैं। डोसियर में 485 अफराद के नाम शाया किए गए हैं जिन पर भारतीय फोर्सेस ने तशद्दुद किया। काबिज भारतीय अफवाज की तरफ से जिनसी हरासगी का निशाना बनने वाली खवातीन का जिक्र भी डोसियर में शामिल है। डोसियर की एक खास बात ये भी है कि इसमें जबरी गुमशुदगियों और पैलेट गन्स का निशाना बनने वाले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मासूम अवाम की तफसीलात शामिल हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत कई बार इस आज़म को दोहरा चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर की गई मुतादिद करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान इनकी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अब ये फैसला बैनुल अक़वामी बरादरी के हाथ में है कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस ले और भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के अंधेरों के खात्मे के लिए इंसानी हकूक का परचम वहाँ भी बुलंद करे ताकि कश्मीरियों को उनका हक मिल सके। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में एक डोसिए पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है जिसमें भारतीय मजालिम और साजिशों पर का पर्दा चाक किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा PTV न्यूज़ नमरा सुहेल इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे मज़ीद तफसील लेते हैं। जी नमरा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में डोसिए जो है वो भारत की साजिशों को, उसकी मकारियों को बेनकाब करने के लिए जारी किया गया है। इसके चीदा नुकात अगर आप हमें बता सकें तो। जी, भारत की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है वो मकबूजा कश्मीर में जो इक़दामात कर रही है कश्मीर कॉज को दबाने के लिए, उस हवाले से पाकिस्तान ने 131 पेजेस का एक डोसियर जारी किया है जिसमें वो साजिशें बेनकाब की गई हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऐसे इक़दामात, कौन से काले कवानीन, किस तरह का वहाँ पे टॉर्चर इंक्लूडिंग रेप, किस तरह से वहाँ पे इंसानी हकूक़ की और आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं कि इंसानियत भी उनको सुनने के बाद जो है वो शर्मा जाती है। दिल दहला देने वाली उसमें तफसीलात मौजूद हैं। ये हमें समझना ये पड़ेगा कि भारत जो है असल में मकबूजा कश्मीर में कर क्या रहा है। 1901 में एक वहाँ पे मरदम शुमारी हुई थी मकबूजा कश्मीर में जिसमें मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में थे, और उसके बाद 10 साल कबल, आज से 10 साल कबल मरदम शुमारी हुई थी, उसमें भी मुसलमान जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक्सरियत में थे। अब 5 अगस्त के जो यकतरफा इक़दामात किए गए उसके बाद से जो है वो आबादियाती तनासुब चेंज करने का वहाँ पे एक मुहिम चलाई गई। एक वहाँ पे लॉज ऐसे लाए गए जिसकी वजह से मुस्लिम्स को जो है वो माइनॉरिटी में लेके आया जाए, ताकि क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी बारहा कह चुका है कि कश्मीरियों का जो मसला कश्मीर है उसका जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जो कश्मीरियों की उमंगें हैं उनके ही मुताबिक हल होगा, क्योंकि वही सबको मंजूर होगा। लेकिन भारत वहाँ पे ऐसा नहीं चाहता। मोदी सरकार ने किया ये है कि मकबूजा के जम्मू और कश्मीर में जो सेंसस का मामला है वो 5 साल के लिए इल्तवा में डाल दिया है ताकि उनको वक्त मिल सके कि वहाँ पे वो आबादियाती तनासुब जो है वो उसको तब्दील करें। उसके लिए अब तक वो 42 लाख से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो हैं जो गैर कश्मीरियों को वो दे चुका है। उस 5 अगस्त के इक़दामात के बाद से हमारा डोसियर में जो हवाले दिए गए हैं उससे पता चलता है कि 10,000 से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे सर्च एंड कॉर्डन ऑफ ऑपरेशंस किए गए, जिसमें 14,000 से ज़्यादा कश्मीरियों को जो है वो वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा 13,000 से ज़्यादा, ये एक बहुत अलार्मिंग बात है कि 13,000 से ज़्यादा माइनर बच्चे जो हैं
ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ عالمی قوانین کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بالکل نمرہ، خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے پہلے بھی عالمی سطح پر کوششیں کی اور پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کرتا رہا کہ پاکستان سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی کاوشوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، عالمی برادری پر اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں اور بھارتی سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں۔ جو پاکستان نے ابھی ڈوزیئر جمع کروایا ہے، اس میں سفارتی سطح پر پاکستان کی جو کوششیں کی گئی ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کے عالمی سطح پر جو پاکستان نے ڈوزیئر فراہم کیا ہے، اس کے نتائج کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے جو ڈوسیئر جاری کیا ہے اس میں بہت ساری تفصیلات دی گئی ہیں۔ عالمی سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے وہ بہت پہلے سے کاوشیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور انہوں نے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز بھی کیا تھا۔ UNGA میں انہوں نے بات بھی کی تھی 2019 میں۔ اب میڈیا پہ، عالمی میڈیا کی اگر میں بات کروں تو کشمیر کی بات ہوتی ہے، پہلے اتنی نہیں ہوتی۔ آپ اس چیز سے سمجھ لیں کہ اگر نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 500 سے زائد قبریں ایسی ہیں جس میں پہلے کہا گیا کہ یہاں پہ غیر ملکی دفن ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی مقامی لوگ ہیں، وہ نہتے کشمیری مسلمان وہاں پہ دفن ہیں۔ اگر گارجین بات کر رہا ہے کہ 8 سے 10 ہزار کشمیری عوام کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے، تو یہ عالمی ادارے جو ہیں یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے اس نے بات کی ہے، OIC نے بات کی ہے کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے اور بھارت جو ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اس حوالے سے۔ اور ایک انتہائی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھارت جو ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کیمیائی ویپنز استعمال کر رہا ہے۔ 37 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جن کو زندہ جلایا گیا ان کیمیائی ویپنز کی۔ بہت شکریہ نمرہ سہیل آپ کا۔ نمائندہ PTV نیوز ہمارے ساتھ موجود تھی، آگاہ کر رہی تھی بھارت کی حوالے سے جو پاکستان نے ڈوزیئر دیا، اور پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سچائی ہے، جو حقائق ہے، وہ دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے، بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور ہم رضوان امید رکھتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی اور کشمیریوں کو ان کا حق خود اراد دیا جو ہر انسان کا پیدائشی حق ہے وہ دے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر۔ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی پروازیں مکمل طور پر فعال ہو گئی ہیں۔ افغانستان کے شہری ہوابازی کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے صبح 6 سے شام 6 بجے تک پروازیں جاری رہیں گی۔ پہلی پرواز گزشتہ روز اسلام آباد روانہ ہوئی۔ ایئرپورٹ کو رات کے وقت پروازوں کے لیے کھولنے کی بھی تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ اب محفوظ ہے۔ ایئرپورٹ میں بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ایئرپورٹ سٹاف بھی ڈیوٹی پر واپس آ چکا ہے۔ ناظرین، افغانستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ تمام نجی کمپنیز کو اپنے بینک کھاتوں سے $25,000 ماہانہ نکلوانے کی اجازت ہوگی۔ بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رقوم آج ہی نکلوائی جا سکتی ہیں۔ یہ رقم $25,000 یا اس کے مساوی افغان کرنسی میں ہو سکتی ہے۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بینک بند کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بینک سے صرف $200 نکالنے کی اجازت تھی اور لوگ بڑی تعداد میں بینکوں کے باہر رقم نکلوانے کے لیے موجود رہتے تھے۔ ناظرین، افغانستان کے اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ شرعی قانون کے مطابق خواتین کے لیے ایک مؤثر اور فعال انتظامیہ تشکیل دیں گے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ انتظامیہ شریعت کے مطابق قائم کی جائے گی اور اسے کسی وزارت یا وزارت کے ذیلی محکمے کا نام دینا ضروری نہیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ سابق حکومت کی خواتین کی وزارت ایک نام نہاد انتظامیہ تھی جس نے افغان خواتین کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ وزارت کی موجودگی کے باوجود دیہی علاقوں کی خواتین کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے۔ ناظرین، آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم TTP کا دہشت گرد کمانڈر صفی اللہ ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق صفی اللہ 4 خواتین کے قتل اور FWO کے 2 انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔
कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। नाज़रीन, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कराची के जिला शर्की में सूबाई असम्बली के हल्का 99 का दौरा किया। उन्होंने गंदगी, कचरे और गटर नालों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। 13 साल में 8,900 अरब रुपए सिंध को मिले, मगर सूरत हाल यह है कि शहर में गटर नाले उबल रहे हैं और कचरा कुंडियां जगह जगह मौजूद हैं, जिसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान और बाजार की सड़क तक कचरे से भरी हुई है। सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट के जरिए कचरा उठाने के लिए मुख्तस किए हैं। अवाम ये जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। पीपल्स पार्टी से कराची दुश्मनी का हिसाब होना चाहिए। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात करतारपुर नारोवाल में शुरू हो गई हैं। तकरीबात की आगाज़ ज्योति जोत की इबादत से किया गया। मुल्क भर से बाबा गुरु नानक के मानने वाले ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है, जो 3 दिन क़याम करेंगे। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रबंधक कमेटी के मेंबर अंदरजीत सिंह के मुताबिक आज शाम मुल्क भर से आई हुई संगतें ज्योति जोत की इबादत करेंगी, जबकि कल दरबार से लेकर भारतीय बॉर्डर तक रैली निकाली जाएगी। इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। कुछ बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। आज से पंजाब में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आला ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। सिंध में पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 94 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो की मुहिम के दौरान 74,000 रज़ाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। बलूचिस्तान में भी बाकायदा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सूबे के 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 11,383 टीम्स तश्कील दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में भी 5 साल से कम उम्र के 2,44,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में पोलियो मुहिम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुहिम है, 5 रोज़ा मुहिम है मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम, और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टैट्स हैं उसमें गुज़िश्ता 7 माह में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं कोरोना वबा के दिनों में रज़ाकारों के साथ मिलकर टीम्स तश्कील देना और पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करना? जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 1 साल हो गया है कि हमने पोलियो के पिछले लास्ट अप्रैल से लेके अब तक कोई 5 से 7 कैंपेन्स की हैं पोलियो की वबा के दौरान। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हमारी पोलियो टीमें जो हैं उनको मुकम्मल ट्रेन किया गया है, ना सिर्फ पोलियो के ऊपर बल्कि इसके ऊपर भी कि कोरोना के दौरान, कोरोना की वबा के दौरान किस तरह SOPs पर अमल करते हुए बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है कि ना हमारी टीमों से कोरोना ना फैले, ना उनको हो ना कम्युनिटी को। उसके लिए तो ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम ज़रूरी हिफाजती सामान भी, मास्क और सैनिटाइज़र भी तमाम टीमों को दिए गए हैं कि वो उनका इस्तेमाल करें और उन पे अमल करके तमाम बच्चों को बगैर छुए हुए उनको वैक्सीनेट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी ये वैक्सीन सेफ है और हमारी पोलियो टीमें जो है वो घर घर आ रही हैं 20 से 26 सितंबर। और जैसे आपने कहा कि ये 7 माह से पोलियो का कोई केस नहीं हुआ, इसलिए ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी
جو پہلے اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے تھے کہ اب اس قوم کے ساتھ سب کے ساتھ شریک ہو کے تمام بچوں کو، رہ جانے والے بچوں کو بھی قطرے پلائیں تاکہ ہم ایک بار اس موذی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ جی ڈاکٹر شہزاد صاحب، آپ نے بتایا کہ پولیو کا ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات بھی کر رہی ہے، پولیو مہم کو بھی چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت آگاہی مہم بھی چلا رہی ہے، لوگوں کو راغب کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں پر ان کے دل میں کچھ خدشات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ یہ ویکسین انتہائی اہم ہے، تو اس کی افادیت سے کوئی بچہ محروم نہ رہ جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور کون سے مؤثر اقدامات ہیں جو حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر اٹھائے جانے چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک بھی بچہ پولیو سے متاثر نہ ہو آنے والے وقت میں؟ جی، اس کے لیے ہم سب کو مل کے رول ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ حکومت کا کام ہے تو یہ ایسے نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میں بڑے کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کمپین کی، پولیو کی مہم کی تیاری میں وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی پارٹیاں کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں سب کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب میرے خیال میں کمیونٹی کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنا رول کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہر گھر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف والے گھر میں بھی بچوں کی ویکسینیشن کو ضروری بنانا ہے، تو پورے پاکستان میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ ویکسینیشن نہ ہو سکے۔ یہ آ جاتا ہے ہماری کمیونٹی کی اونرشپ کا، جو کہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آصف صاحب، نیشنل کوارڈینیٹر انسداد پولیو پروگرام، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے، پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو۔ آگے بڑھیں گے، کچھ مزید بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ جی بالکل، بات کرتے ہیں کرونا ویکسین کے حوالے سے، جس کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن کا عمل جلد مکمل ہو جائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی صحت نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے، جن شہریوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین بھی ویکسینیشن کرا سکتی ہیں، دوسری ڈوز میں 4 ہفتے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہ کریں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ عوام کے تعاون سے کرونا وبا سے نمٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ ملک میں کرونا سے مزید 40 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں اب تک مہلک وبا سے جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد 27,246 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 51,348 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2,167 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 4.22% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب تک ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 12,26,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران کرونا سے متاثر 2,312 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ملک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اب تک 7 کروڑ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل کی جا چکی ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی سائنسدانوں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ نئی تحقیق کے مطابق کرونا ویکسین کے بوسٹر اشد ضروری نہیں ہیں اور دستیاب ویکسینز عام لوگوں کو پہلے ٹیکے لگانے کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ یہ تحقیق 16 سائنسدانوں نے کی ہے، جن میں امریکی خوراک اور دواؤں کے ادارے کے سائنسی اور طبی ماہرین اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سائنسی محققین شامل ہیں۔ ان ماہرین کا خیال ہے کہ ویکسینیشن کے موجودہ سلسلے سے واضح ہوتا ہے کہ عام آبادی کو بوسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں وائرس کے شدید حملے میں بھی مدافعتی عمل مناسب سطح پر رہا ہے۔ ناظرین، تبدیلی کی ایک اور مثال، نظر انداز کیے گئے شعبے بھی اب اولین ترجیحات میں شامل۔ پنجاب حکومت کی طرف سے معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات سے اس سیکٹر سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے محمد شکیل ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ارض پاک معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس کشور حسین کے کونے کونے میں پنہا قدرت کے بیش بہا خزانے پکار پکار کر خالق حقیقی کی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ خصوصاً پنجاب میں سالٹ مائنز، چنیوٹ، سرگودا اور کالا باغ میں لوہے اور تانبے کے ذخائر، کوئلے کی کانیں اور دیگر قدرتی وسائل
किसी नेमत से कम नहीं। सूबे में मौजूद इन मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए सूबाई हुकूमत ने मरबूत हिकमत अमली अपनाई है। लाइम स्टोन की दरियाफ्त के लिए लाइसेंसेस का इजरा किया गया है। सीमेंट की लीज पर आयद पाबंदी उठाकर 22 सीमेंट के नए प्लांट्स को इजाजत दी गई है। नमक के शोबे की तरक्की के लिए 21 नए लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, जबकि 30 से जायद कोयले की साइट्स पर काम जारी है। सूबे में नए मादनी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए एक नई कंपनी की तश्कील के साथ साथ निजी शोबे की भी हौसला अफजाई की जा रही है। हमारी रॉयल्टीज़ जो हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम जो कुछ साल पहले तक 2-3 अरब होती थी, इस साल हम 10 अरब भी क्रॉस कर गए हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबल मनी भी करवाई है, लेकिन माशाल्लाह हमने इस सेक्टर को इसको बहुत बढ़ाया भी है। मादनियात की दरियाफ्त के लिए माइनिंग की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस मकसद के लिए पंजाब के 2 तरबियती इदारों में 45 कोर्सेज में 3000 से जायद कारकुनों को तरबियत दी गई है। कारकुनों की फलाह के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं और उनके बच्चों के वज़ाइफ में 300% इजाफे के साथ साथ मजदूरों की माली इमदाद भी बढ़ा दी गई है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, महकमा माही परवरिश गिलगित बल्तिस्तान में निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्मिंग के जरिए लोगों को आमदनी के मौके फराहम कर रहा है। सरकारी हैचरी से लोगों को रियायती नर्ख पर मछली के बच्चे फराहम किए जा रहे हैं और उनकी निगहदाश्त के लिए मुआवनत भी की जा रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास। महकमा माही परवरी गिलगित बल्तिस्तान में निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए जामा हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। वफाकी हुकूमत के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ रुपए लागत के जारी मंसूबे की वजह से इलाके में निजी सतह पर रजिस्टर्ड फिश फार्म्स की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई है, जबकि हैचरीज की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इस साल जो है हमने तकरीबन 14 लाख बच्चे फिंगरलिंग जो है हमने प्राइवेट फार्मर्स को दिए। पूरी गिलगित बल्तिस्तान में अभी आप देखें यहाँ पर तकरीबन जनरल स्टोर्स के ऊपर आपको ट्राउट की अवेलेबिलिटी का बोर्ड नज़र आएगा कि जी यहाँ पर ट्राउट फॉर सेल है। तो मैं समझता हूँ यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे इनडायरेक्ट जो है हमारा नेचर भी सेव हो गया। महकमा माही परवरी लोगों को सरकारी हैचरीज से ट्राउट और दीगर इकसाम की मछली के बच्चे रियायती निर्ख पर फराहम कर रहा है और उनकी निगहदाश्त के हवाले से मावनत भी की जा रही है। 4 एक्जोटिक स्पीशीज़ हैं जो बाहर से मंगाई गई हैं। इसमें कारप है और ट्राउट है और रेम्बो ट्राउट है। जो रेम्बो ट्राउट है उसकी हम ब्रीडिंग करके प्राइवेट फिश फार्मर्स को सेल करते हैं। सब्सिडाइज रेट पे 6 रुपये के हिसाब से उनको देते हैं और लोग जो है वो खुद फार्मिंग करके अपना जो है वो बिज़नेस करते हैं। काफ़ी लोगों ने अपने फार्म इस्टेब्लिश किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती इकदाम की वजह से माहिर परवरी की जानिब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सिकरदो, गिजर और गिलगित में प्राइवेट फिश फार्म से लोग टनों के हिसाब से मछली फरोख्त करके सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में आज से बारिश और तेज़ हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला इंतज़ामी और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहिस्तान, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, दीर, चित्राल, पेशावर, कोहाट और वजीरिस्तान में वक्फे से बारिश का इम्कान है। DG PDMA शरीफ हुसैन ने तेज़ बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात करने और अलर्ट रहने की हिदायत की है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। सयाह इस दौरान सफ़र में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहें। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल के हवाले से नाज़िया ने तफसीलात से आपको आगाह किया। मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब कराची में भी बारिशों के एक नए स्पेल के हवाले से पेशगोई की गई है। इस वक्त मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DG मेट ऑफिस मोहम्मद रियाज साहब। मोहम्मद रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नया सिलसिला शुरू हो रहा है बारिशों का। खैबर पख्तूनख्वा, कराची के हवाले से इस्लामाबाद में आज बारिश हुई है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, ख़ासतौर पर अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए या फिर बालाई सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, तो वहाँ पर भी बारिशों की पेशगोई है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे आज ये सिलसिला शुरू हुआ है और सबसे ज़्यादा जो रेन रिकॉर्ड की गई है वो मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में रेन रिकॉर्ड की गई है।
اور آج یہ آگے ایکسٹینڈ کرے گا ملک کے پنجاب میں بھی اور پنجاب کے جنوبی حصوں اور اس طرح سندھ میں بھی آگے ایکسٹینڈ کرے گا جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں بتا دیے ہیں. اور آگے تقریباً 23 سپٹمبر تک یہ کنٹینیو رہے گا ملک کے مختلف حصوں میں. اور ڈیفینیٹلی جو ساؤتھ ایسٹ سندھ ہے جس میں ٹاٹا بدین ہے ساتھ نگر پارکر تر پارکر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سلائٹلی تھوڑی سی زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے. اوور آل تو ماڈریٹ ایکٹیویٹی ہے لیکن کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے جن کے باعث کچھ تھوڑی بہت پانی جو ہے نا وہ جمع ہو سکتا ہے یا فلیشنگ ہو سکتی ہے. جی ریاض صاحب، اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی تو آپ کو بتائیں کہ بے انتہا حبس تھا، بارش ہوئی ہے تو کچھ موسم جو ہے خوشگوار ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے والی گرمی ہے جس کی وجہ سے اس کا زور اتنا زیادہ ہے اور حبس ہے، تو کیا ہم سمجھیں بارشوں کے اس اسپیل کے بعد موسم جو ہے وہ بدلے گا اور سردیوں کی جانب ہم جائیں گے؟ نہیں، ابھی فی الحال سردی نہیں ہے. یہ ویسے ہی تو جب سپٹمبر اکتوبر جو آ رہے ہیں اس میں جنرلی اب ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو چکی ہے. اور آپ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو گرمی ہوتی ہے جون میں اپریل مئی اور جون میں ہوتی ہے. پھر گریجولی بھی ٹیمپریچر آگے چلا جائے زیادہ رائز ہو جاتا ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ حبس کا جو سچویشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور بارشوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت پلیزنٹ بن جاتی ہے عارضی طور پہ. لیکن یہ اکتوبر میں ٹیمپریچر کلائمیٹولوجیکلی جو ٹیمپریچر میں کمی آنے شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل جو گرمی ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوگی. ابھی وہ پھر حبس والا موسم جو ہے بارش اگر نہیں ہوگی تو ساتھ درجہ حرارت تو سلائٹلی کم ہوگا لیکن وہ حبسی ٹائپ ویدر ہوگا جو تھوڑا بہت پرابلمٹک ابھی بھی بنے گا. سردی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل آخر میں نومبر کے اینڈ اور دسمبر اور نومبر سے سٹارٹ ہوگی. اس میں اپنی جو ٹائم ہے ان کا اسی میں وہ سٹارٹ ہوگی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ عرصہ حبس کو مزید برداشت کرنا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اور ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے جو حبس ہے جو ہیومیڈیٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور وہ اتنا زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوگا. مطلب سلائٹلی بہتر تو ہوگا لیکن اتنا بہت زیادہ بھی نہیں ہوگا. سلٹری ہوگا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ پرابلمٹک بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ڈرائی ٹیمپریچر ہے وہ بہتر ہوتا ہے. سالٹری میں زیادہ پرابلمٹک اور ان ایزی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات محمد ریاض صاحب ہم سے بات کر رہے تھے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اور موسم چونکہ تھوڑا سا تبدیل ضرور ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ حبس رہے گا ابھی کچھ. حبس رہے گا بالکل. خبروں کا سلسلہ آگے لے کر چلیں گے، کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.